हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये पॉलिटी की क्लास है और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए हैं, आपने देखा होगा जो मिनी मैराथन करके एक क्लास है, उसमें जो 50 मिनट की क्लास है वो आप सभी की जियोग्राफी की है। इससे पहले जो आपकी 6 से 7 क्लासेस हुई हैं वो हिस्ट्री की हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 500 समथिंग कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं और जितने भी क्लासेस यहाँ पर आपने देखा है 1 से 2 बार वॉच जरूर कर लीजिएगा। 2011 से 2024 तक पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सांप्रदायिकता से अभिप्राय है क्या। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के 2024 में पूछे गए थे और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो सांप्रदायिकता का जो सामान्य अर्थ है ये क्या है कि किसी समाज में विभिन्न वर्गों व संप्रदाय विशेष के बीच किसी विशेष समस्या, विशेष घटनाओं के परिणाम स्वरूप आपसी द्वेष या भेदभाव के विरोध में होने वाली सामाजिक घटना है। इसको ही सांप्रदायिकता कहते हैं। सामान्यतः सांप्रदायिकता को नकारात्मक रूप में ही समझा जाता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर है। पहला क्या है, जो सांप्रदायिकता ये क्या है, सामाजिक घटना है और इसको नकारात्मक रूप में देखा जाता है। तो यहाँ आंसर आपका क्या सही होगा कि किसी समाज में विभिन्न वर्गों व संप्रदाय विशेष के बीच किसी विशेष समस्या व घटनाओं के परिणाम स्वरूप आपसी द्वेष के विरोध में होने वाली घटना सांप्रदायिकता कहलाती है और इससे नकारात्मक रूप में देखते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, भाषा एवं संबंधित राज्य संबंधी सही जोड़े का मिलान करना है। तो चलिए सही जोड़ी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भाषा और उनके राज्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी का हिंदी सीडीपी में भी पूछा जाता है, चाहे आप सभी लोग पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अनेक भाषाएं व बोलियां प्रचलित है, अतः भाषा के आधार पर अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे हिंदी तो सभी राज्यों में बोली जाती है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। जो मराठी भाषा है ये महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, सभी को पता है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। सिंधी भाषा जो है ये पंजाब, राजस्थान व गुजरात तीनों राज्यों में बोली जाती है। इसके बाद में है यहाँ पर नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में व उत्तराखंड में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल व झारखंड में बोली जाती है। वोडो भाषा जो है ये असम राज्य में बोली जाती है। संथाली भाषा झारखंड राज्य में बोली जाती है। मैथिली भाषा बिहार झारखंड राज्य में बोली जाती है। उड़िया भाषा ओडिशा राज्य में, कोंकणी भाषा गोवा राज्य में, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में, मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। तेलुगु भाषा जो है ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बोली जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं का प्रावधान था, लेकिन अब है 22 भाषाएं। तो वर्तमान में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है और इसमें भारत में कुछ भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त। ये शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं, तो संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है व मलयालम है। तो 2 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो 4th पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेपाली भाषा 3 जगह पर बोली जाती है, आपका यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा बिहार है और तीसरा उत्तर प्रदेश से यूपी है। कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा गोवा राज्य में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा राज्य में बोली जाती है। मैथिली कहाँ पर बोली जाती है, बिहार झारखंड में। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है, बिहार, और दूसरा क्या है, झारखंड में बोली जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पर 4th सही हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची है और इसमें कितनी भाषाओं का प्रावधान है, तो 22 भाषाओं का प्रावधान है, 22 भाषाओं का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है।
विश्व की छत किसको कहा जाता है? यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लद्दाख को छोटा तिब्बत व भारत का तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत, भारत का तिब्बत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार को पामीर का पठार या विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार को पामीर का पठार या विश्व की छत कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि तिब्बत जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मुख्य देश है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मुख्य देश है। यहाँ बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा था। जो बौद्ध धर्म है किसके रास्ते तिब्बत पहुंचा था? तो लद्दाख के रास्ते। भारत में तिब्बती समाज का राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला है। भारत में तिब्बती समाज जो है, इस समाज का राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला है। इसके बाद में लद्दाख के मूल निवासियों के लोक गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह क्या है? केसर सागा काफी प्रचलित है। इसको मुसलमान व बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग मानते हैं। किसको? केसर सागा को मानते हैं। नेक्स्ट है, भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य अवस्थित है? राज्य पूछे तो 9 राज्य हो जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछे तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इनमें से कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पहला यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, पहला यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। इसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर गोवा हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक। इसके बाद में केरल हो जाएगा और यहाँ पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये इतने राज्य है, 9 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछे तो लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है। ठीक है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है। इसके बाद में दमन द्वीप है। ठीक है, दमन द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ आप लोगों को नेम बताने के लिए लिखा है, बाकी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। भारत के मैदानी भाग कृषि उत्पाद में विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कथन भी यहाँ पर है कि भारत के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय भाग स्थित है। कौन कौन से? तो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर 6 का आंसर सी सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिमालयी भाग उत्तर भारत का, जो हिमालयी भाग उत्तर भारत का है, तो हिमालय सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय है, दूसरा है मध्य भाग या हिमाचल व तीसरा क्या है? शिवालिक श्रेणी है। तो 3 भाग कौन कौन से? हिमाद्री, मध्य भाग और शिवालिक श्रेणी है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान क्षेत्र है। जो लद्दाख है ये एक पहाड़ियों में बसा हुआ रेगिस्तान क्षेत्र है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ कृषि युक्त खेती संभव नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती है। लद्दाख क्षेत्र में बकरी की एक प्रजाति पाई जाती है जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था। और पश्मीना से कीमती शॉल, पश्मीना शॉल बनाई जाती है और ये शॉल बहुत ही ज्यादा कॉस्ट प्राइस में सेल होती है। यहाँ के मूल निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। कहाँ? लद्दाख में। वे गाय, भेड़, बकरी व याक को पालते हैं। वे इससे बनी चीजों का व्यापार भी करते हैं। इसके बाद में है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैदानी भाग, रेगिस्तान भाग है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैदानी भाग जो है भारत में कृषि उत्पाद में विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो मैदानी भाग है किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि उत्पादन में अधिकता के लिए, जनसंख्या के लिए, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और रेगिस्तान भाग जो है भारत के उत्तर पश्चिम में गर्म रेगिस्तान भाग है। उत्तर पश्चिम में गर्म रेगिस्तान भाग है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल है।
जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर जो है भारत का सबसे गर्म स्थान भी है। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है? तो भारत के दक्षिण भाग में स्थित त्रिभुजाकार भाग जो है इस प्रकार का ये प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीप ऐसा भौगोलिक भाग है जो तीन ओर से समुद्र या पानी से घिरा रहता है। तीन ओर से समुद्र या पानी से घिरा रहता है। जो भारतीय प्रायद्वीप है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या व कृषि उत्पादन व धातु संपदा वाला भाग है। जो भारतीय प्रायद्वीप है ये दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला व कृषि उत्पादन व धातु संपदा वाला भाग है। दूसरा भाग है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर तटीय भाग। भारत की कुल तटीय सीमा 7500 किलोमीटर है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। 5 राज्य पश्चिमी घाट है व 4 पूर्वी घाट पर है। यहाँ पर 5 पश्चिमी घाट पर है व 4 पूर्वी घाट पर है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल है। अभी आपको बताया था। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट है, अपनी किताब भारत एक खोज में अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रायद्वीप क्या है? अभी आपने देखा था। तो ऐसा भौगोलिक भाग है जो तीन ओर से समुद्र या पानी से घिरा हो। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तटीय राज्य आपने देखा है गुजरात है। सबसे छोटा गोवा है। सबसे छोटा तटीय राज्य क्या है? तो गोवा है। 9th का आंसर ए सही हो जाएगा। 10th का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है संत थॉमस को। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, संत थॉमस। नेक्स्ट है, केरल के लोग जिस जाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं उसी प्रकार के जाल का प्रयोग चीनी लोग करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ये जो जाल है इसको क्या कहते हैं? सी आंसर सही हो जाएगा, चीना वाला कहा जाता है। और जिस बर्तन में मछली को पकाते हैं उसको क्या कहा जाता है? चीना चट्टी कहते हैं। चीना चट्टी कहते हैं। चट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, किताब उल रहेला में केरल के मुस्लिम समाज का वृतांत करने वाला मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस सन में भारत आया था जो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था? तो 13 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में एकता के समक्ष निम्न में से कौन सी चुनौतियां हैं? तो यहाँ पर जातिवादी हो जाएगा, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, उपरोक्त सभी। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला व नृत्य संबंधी गलत जोड़ा कौन सा है? गलत जोड़ा यहाँ पर बताना है। 15 का आंसर क्या सही होगा? कथक। कथक किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। केरल से क्या संबंधित है? कथकली। केरल से कथकली संबंधित है। कथकली संबंधित है। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ये तो आप सभी के कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब चलते हैं पेडागोजी की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात की गई है तो इसमें कक्षा और समाज दोनों सम्मिलित होते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि यहाँ पर केवल लगा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत क्या होगा कि बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। यहाँ पर क्या होगा?
इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, आप किसी भी टिप्पणी पर ध्यान नहीं देंगे, जो बच्चे पूर्वाग्रह जो पहले से उन्होंने सीखा उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना है, पढ़ाया जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक को बंद कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप परिचर्चा का आयोजन करेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए, आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, इसमें ए बी सी डी ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है, विविधता की समझ पर एक परियोजना लेने की योजना बनाता है। सबसे उचित विधि का चुनाव कीजिए जिससे शिक्षक चर्चा प्रारंभ कर सके। तो यहाँ पर आंसर 3 का क्या सही होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को आप प्रोत्साहित करेंगे, तो बिल्कुल करना है। विद्यार्थियों को अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, संवाद प्रारंभ करना है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत क्या है, तो निगेटिव पॉइंट इसमें भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को चर्चा के लिए बिंदुओं पर लिखित निर्देश देना, आप बिंदु पर लिखित निर्देश देंगे कि हाँ इसी पर चर्चा होगी, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने से वरिष्ठ छात्रों की परियोजना को देखने को प्रोत्साहित करना और चर्चा करना, जो उनसे बड़े छात्र हैं उनकी योजना को, उनकी परियोजना को देखना है और उनसे ही यहाँ पर प्रोत्साहित होना है और चर्चा करना, गलत हो जाएगा यहाँ पर। विद्यार्थियों को पठन सामग्री प्रदान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या था, आपको चर्चा आरंभ करना है, ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, ये बताना है। तो 4th का आंसर क्या सही होगा, मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक व्याख्यान का अर्थ यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आयोजन होगा, ये गलत हो जाएगा। उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, अब यहाँ पर भी कह दिया ध्यान ना देकर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सामाजिक वास्तविकताओं के विभक्त आयामों के बारे में परिचर्चा करके, ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है ए सी सही हो जाएगा, 4th का सी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं, आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे, यहाँ पर बताना है किस गतिविधि को करेंगे। देखिए यहाँ पे निगेटिव क्या है कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, आप जैसे कोई पाठ है आप डेली पढ़ा रहे हैं तो डेली आप परीक्षा लेंगे, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, ये पॉइंट गलत होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना ये आपका साइंस से संबंधित हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना, उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना, यहाँ पर निबंध लिखने की बात की है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। गतिविधि कराना है, तो गतिविधि यहाँ पे 5th का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक या शिक्षिका को कक्षा में अध्यापन के दौरान विविधता को विद्यार्थियों के समझ किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है केवल पॉइंट, केवल वाले पॉइंट है तो केवल एक सिंगल आंसर यहाँ पर नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। केवल लिखा, ये तीनों पॉइंट है, अलग अलग यदि टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। उपरोक्त सभी को आधार मानते हुए, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर बताना है सही क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की विविधता को एकता और राष्ट्र की पहचान के रूप में विद्यार्थियों को चलचित्र और कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है, तो हाँ समझाया जा सकता है। विविधता का ज्ञान व समझ विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे देश के सौहार्द तथा गौरवशील परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखें, ये भी पॉइंट आपका सही है। तो 7th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया या नहीं आया है। आप सभी लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थ्योरी रीड करना चाहते हैं या नहीं रीड करना चाहते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।